हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ एसआई के कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर सीजीएसआई 2021 पर बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ एसआई में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपके मैक्सिमम नंबर कवर हो जाएंगे कंप्यूटर सेक्शन के। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। अब देखिए, सीधी सी बात है, स्प्रेडशीट किसे कहा जाता है? तो देखिए, स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? एमएस एक्सेल को। देखिए, एमएस एक्सेल की जो भी शीट होती है, जो पेज होता है, उसे शीट कहते हैं और इसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डेटा रहता है वो रो और कॉलम वाइज अरेंज होता है। यहाँ पर देखिए, कॉलम को ABCD के द्वारा और रो को 1 2 3 4 के द्वारा बताया जाता है। और वह एरिया जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, या उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस एरिया को? सेल। और आप जिस सेल पर भी एट ए टाइम काम करते हैं वह सेल क्या कहलाता है दोस्तों? एक्टिव सेल कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब चीजों को, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जिस सेल पर काम करते हैं वह क्या कहलाता है दोस्तों? एक्टिव सेल। चलिए, और यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो रो और कॉलम वाइज। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में रैम का प्रयोग करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि रैम तो कैसी होती है? प्राइमरी मेमोरी। फ्लॉपी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। एस रोम जो है वह भी किसी है? प्राइमरी मेमोरी है। और आपका रोम जो है वो भी किसा है? प्राइमरी। तो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किसे यूज किया जाता है दोस्तों? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को, जिसे शॉर्ट में FDD भी कहा जाता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और इसका दोस्तों एक और नाम क्या होता है? डिस्केट। ठीक है, याद रखेंगे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का एक और नाम क्या होता है दोस्तों? डिस्केट। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग की जाती थी? ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जब इंटरनेट इतना नहीं चलता था तब कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? तो दोस्तों तब यूज करते थे HTML। और दोस्तों तब क्या, आज भी HTML का प्रयोग किया जाता है वेब पेजों को बनाने के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, एक जो निबल है वह 4 बिट के बराबर होता है। कितने बिट के बराबर? 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और देखिए दोस्तों, एक जो बाइट होता है वह किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर होता है। मतलब एक निबल में 4 बिट होती हैं और एक बाइट में 8 बिट होती हैं। और यदि इन तीनों को कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर कितने निबल आ जाएंगे दोस्तों? 2 निबल आ जाएंगे। एक बाइट बराबर 8 बिट बराबर कितने? 2 निबल। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? अब देखिए, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह कैसा है दोस्तों? वह पेड होता है, लाइसेंस्ड होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यूनिक्स के बारे में पूछा जाता है कि यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो याद रखेंगे पेड, लाइसेंस्ड, या बोल सकते हैं क्लोज सोर्स। कैसा सोर्स होता है दोस्तों? ये क्लोज सोर्स होता है, मतलब इसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ता है। तो देखिए, बहुप्रयोगता होता है, मतलब मल्टी यूजर होता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है, डिलीवर्ड होता है, या फिर सिंगल यूजर होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह मल्टी यूजर के काम में आता है, मतलब बहुत से यूजर है उसको यूज कर सकते हैं, मतलब उपयोगकर्ता जो है उसको उपयोग कर सकते हैं। अगला देखिए, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? अब यहाँ पर हमसे पूछा है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसका संबंध जो है वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में नहीं है? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मर्जिंग चेंज, या फिर सर्चिंग। तो देखिए, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग जो है वो भी टेक्स्ट का एक प्रकार होता है फॉर्मेटिंग का। टेक्स्ट स्पेसिंग ये भी टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग हो गया। मर्जिंग चेंज ये भी क्या हो गया? एक आपका फॉर्मेट किसका? टेक्स्ट का। परंतु सर्चिंग जो है वह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एक एलिमेंट नहीं है, या बोल सकते हैं इसका संबंध यहाँ से नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? सही। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट है। अब हमारे क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपको ई बुक के सेक्शन में ई बुक अवेलेबल हो जाएगी, जहां पर आपको ई बुक में पूरे मंथ का करंट अफेयर एक प्रॉपर फॉर्म में देखने को मिलेगा। जिससे दोस्तों क्या होता है, आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर एक साथ मिलेगा और प्रॉपर फॉर्म में, तो आपको उसको पढ़ने में आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, पूरे मंथ का करंट अफेयर एक साथ पढ़ने के लिए आप हमारे ई बुक को ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड की गणना में मापी जाती है। किस में मापी जाती है दोस्तों? तो हर्ट्ज में मापी जाती है। ऑप्शन ए इज
करेक्ट आंसर। कंप्यूटर के जो भी प्रोसेसर होते हैं CPU, उनकी जो स्पीड है वह हर्ट्ज में मापी जाती है। अगला देखिए, अपसाइड और अपरेंड निम्न में से किस प्रोग्रामिंग भाषा में संबंधित है? ठीक है, तो अपसाइड और अपरेंड दोनों दोस्तों मशीन लेवल लैंग्वेज से संबंधित है। किससे दोस्तों? मशीन लेवल लैंग्वेज से। और मशीन लेवल लैंग्वेज को ही लो लेवल लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला देखिए, MS-DOS का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए दोस्तों, MS-DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑप्शन बी में लिखा गया है। ठीक है, MS-DOS क्या है दोस्तों? तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों? तो MS-DOS एक कमांड ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता था, आपको कमांड लिखना पड़ती थी। क्लियर है? तो यह कैसा है? कमांड ओरिएंटेड। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को क्या कहते हैं? तो देखिए, रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को कहते हैं डेटाबेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेटाबेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, MS Excel का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? देखिए MS Excel का फाइल एक्सटेंशन होता है दोस्तों .xls, और 2007 के बाद में क्या लगने लग गया? X, जहां पर X का मतलब फॉर्म क्या है दोस्तों? एक्सटेंडेड, मतलब बड़ा हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही। MS Excel की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .xlsx, जैसा कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? अब देखिए, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की बात करिए, मतलब कैसी है कि स्थिर मेमोरी होना चाहिए, वह उसका डेटा कैसा होना चाहिए? परमानेंट। तो देखिए रैम का डेटा जो है परमानेंट नहीं होता, तो यहाँ पर ये दोनों क्या होगा? गलत। बचा कुचा क्या? रोम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? और ऑप्शन डी भी क्या हो गया? गलत, क्योंकि रैम क्या है? आपका वॉलेटाइल मेमोरी है, SRAM भी और DRAM भी। तो रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। क्लियर है? और रोम का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या बनेगा दोस्तों? रीड ऑनली मेमोरी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, MEMORY। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? अब देखिए, प्रिंट करना है तो उसके लिए एडिट, स्पेशल, फाइल या फिर टूल पर जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा MS पावरपॉइंट, वर्ड या फिर एक्सेल की विंडो में यदि आपको प्रिंट लेना है तो आपको फाइल मेन्यू में जाना होता है। किस में जाना होता है दोस्तों? फाइल मेन्यू में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर तकनीकी की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है? ट्रांजिस्टर पर, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर, या फिर एकीकृत सर्किट पर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सभी को याद होना चाहिए ये 5वीं पीढ़ी जो है वह ULSI पर डिपेंड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और ULSI का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए क्या होता है, यह IC बनाने की टेक्नोलॉजी होती है। क्या होता है? IC बनाने की टेक्नोलॉजी। मान लीजिए कि एक रूम में यदि मैंने आपको 4 सीट लगा के बिठा दिया, ठीक है, सभी को अलग अलग दूर दूर जगह पर, 6-6 फीट की दूरी पर, जैसे अभी कोरोना चल रहा था तो 6-6 फीट की दूरी पर बैठते थे, तो आराम से बैठे रहते थे, है ना। जिस प्रकार से आप बस में ट्रेवल करते हैं तो यदि कभी बस खाली होती है तो अपन अलग अलग दूर दूर पर बैठते हैं। उसी के बजाय यदि बस पूरी भरी हो या आपको जिस रूम में बिठाया है उस रूम में 4 की जगह आपको अब 8 लोग बिठा दिए जाए, बिल्कुल पास 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 पास, तो क्या होगा? यहाँ पर कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी परंतु जगह कितनी है? उतनी ही। जिस प्रकार से बस में हम ट्रेवल करते हैं तो बस की सीटें कैसी रहती हैं? उतनी ही, परंतु एक्स्ट्रा भर देते हैं, है ना, मतलब लोग खड़े रहते हैं, खड़े होकर ट्रेवल करते हैं, तो जगह उतनी ही है परंतु कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। यह सभी चीज़ कौन बताता है दोस्तों? यह टेक्नोलॉजी, VLSI और ULSI। आप 1 इंच में कितने ट्रांजिस्टर फिट कर सकते हैं, यह टेक्नोलॉजी कहलाती है LSI, VLSI, ULSI। ठीक है, और इनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? अब देखिए, फाइल मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे क्या? नहीं। टूल को करेंगे क्या? नहीं। स्पेशल को करेंगे क्या? ऐसा तो कोई टूल नहीं। और एडिट, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए एडिट वाले मेन्यू को हम सिलेक्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक सिंगल नेटवर्क साइट है? LAN है, USB है, CPU या फिर रैम? तो सीधी सी बात है, सिंगल नेटवर्क की बात करी है, यहाँ पर नेटवर्क का केवल एक ही प्रकार दिया है, कौन सा? LAN। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही, जो कि सिंगल नेटवर्क साइट होता है। और दोस्तों LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? याद रखेंगे सभी लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, और कैसा होता है? यह सिंगल नेटवर्क साइट होता है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए फाइल के जो भी एक्सटेंशन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक गाना लीजिए कि तुम हो, उसके आगे लिखा रहता है .mp3, ठीक है, जलेबी बाई .mp4। तो यहाँ पर जो .mp3 है ये क्या है, फाइल का एक्सटेंशन है। .mp4 है ये क्या है, फाइल का एक्सटेंशन है। अभी हमने कुछ सवाल पहले पढ़ा था .xlsx, तो ये क्या था दोस्तों, MS एक्सेल का एक्सटेंशन। तो देखिए जितने भी एक्सटेंशन होते हैं ये फाइल का प्रकार बताते हैं। क्लियर है, या बोल सकते हैं फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, फाइल एक्सटेंशन का, कि किस प्रकार का आपका फाइल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जैसे कि यहाँ पर देखिए तुम हो में .mp3 लगा है, मतलब ये ऑडियो फाइल है। .mp4 लगा है, मतलब ये वीडियो फाइल है। उसी प्रकार से .xls लगा हुआ है किसी फाइल के नाम के आगे, मतलब वह कैसा है, स्प्रेडशीट टूल है या स्प्रेडशीट आपका प्रोग्राम है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के साथ सूचना का आदान प्रदान करने में सहायता करता है या सहायता प्रदान करता है, तो उसे क्या कहते हैं, पेरिफेरल, एक्सटेंशन, बोर्ड, नेटवर्क या फिर डिजिटल डिवाइस। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसे कहते हैं नेटवर्क। इस प्रकार से कौन बनता है, नेटवर्क, जो कि आपके एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन से मिलाता है, या फिर बोल सकते हैं एक व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन को दूसरे व्यक्ति तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है या स्पेलिंग को चेक करने के लिए। तो देखिए स्पेल चेक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और दोस्तों उसकी शॉर्टकट की पूछ लेते हैं, तो याद रखेंगे F7 जो है इसकी शॉर्टकट की होती है किसकी, स्पेल चेक की। जब भी आपको स्पेलिंग चेक करना है, डेटा को सिलेक्ट करके क्या प्रेस करिए, F7। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हिरार्की का आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। तो देखिए सबसे पहले आएगा बिट, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, बिट, फिर आएगा बाइट, फिर आएगा फील्ड, फिर आएगा रिकॉर्ड और फिर आएगा डेटाबेस। बस अब इसको आप कौन से ऑप्शन दिख रहा है ये देख लीजिए, बिट, बाइट, उसके बाद में फील्ड। तो देखिए बिट जो है उसके दो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फिर बाइट है, फिर देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड फील्ड। तो ये रिकॉर्ड फील्ड जो है वो बाद में आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। अब देखिए जो भी एक्टिव सेल है, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि एक्टिव सेल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया एक्टिव सेल क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं कॉलम ABC, रो ले लेते हैं 1 2 3। मान लीजिए आपको A1 में लिखना है, ठीक है। A1 मतलब क्या है, आपका एक्टिव सेल, जो कि डार्कर रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा दिखेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी लिखना है तो इसका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर नेम बॉक्स में शो होगा, ठीक है। यदि आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो A1 आपको कहाँ शो होगा, नेम बॉक्स में। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, नेम बॉक्स। और इसी के आगे फिर आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्मूला बार, FX वाला एरिया, ठीक है। FX वाला जो एरिया है वो फॉर्मूला बार का है। तो नेम बॉक्स में क्या देखते हैं, एक्टिव सेल का एड्रेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जिसे दोस्तों एड्रेस बार भी कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट है। अब हमारे क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपको ऑनलाइन कोर्स की कैटेगरी में ये सभी कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जहां पर ये सभी फुल्ली डिटेल कोर्स रहेंगे, जैसे कि एडवांस मैथ्स कोर्स, MP जीके कोर्स, कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश कोर्स, हिंदी कोर्स और रीजनिंग का कोर्स भी देखने को मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए हमारे साथ मिलकर तैयारी करना है तो जाइए और इन कोर्स को ज्वाइन करिए। यदि आप इन कोर्स को ज्वाइन करते समय कूपन कोड को अप्लाई कर देंगे तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए दोस्तों और कूपन कोड को अप्लाई करके कोर्स को ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा CPU का भाग नहीं है। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सा एक CPU का भाग नहीं है, ALU, प्रीफेच यूनिट, डिकोड यूनिट या फिर रैम। तो देखिए फ्रेंड्स, रैम जो है वह अलग एक प्राइमरी मेमोरी होती है, ये CPU का हिस्सा नहीं होता। क्लियर है। और रैम का फुल फॉर्म अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और CPU स्टैंड फॉर दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर है। इन सभी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर पब्लिशर। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जब भी प्रेजेंटेशन तैयार करना होती है तो हम MS पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए,
नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो देखिए, नेटवर्क में जब भी छोटा संदेश एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता है तो वह कहलाता है दोस्तों टोकन। ठीक है, क्या कहलाता है? टोकन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? बचा सकते हैं मतलब सेव कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो Ctrl+S, ठीक है, Ctrl+S का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उस दस्तावेज को बचा सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो भी कंप्यूटर पर पिक्चर फाइल होती हैं उनमें से कौन सा एक एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं है। देखिए, .jpeg होता है, .png भी होता है, .gif भी होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर आपका JPEG मतलब जॉइंट पिक्चर एक्सटेंशन, परंतु यहाँ पर .mdb जो है वह नहीं होता किसका? फाइल का एक्सटेंशन। MDB जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक्सटेंशन होता है। क्लियर है? माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। चलिए, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर उपस्थित नियम व कानूनों के समूह को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इंटरनेट पर उपस्थित नियम व कानून के समूह को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने सुना होगा जैसे IP, FTP, TCP, बहुत बार पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो सुना ही होगा दोस्तों HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्लियर है? तो ये सभी प्रोटोकॉल है, मतलब क्या है? नियम व कानूनों का समूह। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है वाईमैक्स का अभिप्राय क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोलता है वाईमैक्स का अभिप्राय क्या है? देखिए, वाईमैक्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। कौन से ऑप्शन में लिखा है दोस्तों? ऑप्शन सी में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा, है ना, या सिमुलेट करेगा, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें एमुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमुलेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल का औपचारिक आविष्कारक किसने किया है? ठीक है, तो औपचारिक आविष्कारक जो है वह माना गया है दोस्तों VA शिवा अय्यादुरई को। किसे दोस्तों? VA शिवा अय्यादुरई। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कंप्यूटर में जितनी फाइलें संचित होती हैं, सेव होती हैं, उन्हें कहा जाता है डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? डायरेक्टरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की फाइलों को संक्रमित करता है? पॉलीफॉर्मिक वायरस, या फिर एथलेटिक वायरस, या फिर मैक्रो वायरस, या फिर बहुपक्षीय वायरस? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यहाँ पर आंसर सही क्या होगा? मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस जो है वह वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की फाइलों को क्या करता है? संक्रमित करता है। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। किसी भी कॉलम में जो टेक्स्ट होते हैं वो कहाँ से अलाइन होते हैं दोस्तों? तो लेफ्ट से अलाइन होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है। किस मोड में प्रिंट होता है बाय डिफॉल्ट? तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों याद रखेंगे पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। किसमें दोस्तों? पोर्ट्रेट मोड में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, खालिस्तान एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेतरकीब ढंग से एक विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं कैप्चा। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैप्चा। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आमतौर पर बेतरकीब ढंग से। तो देखिए, कैप्चा आपने देखे होंगे, जैसे इस प्रकार के कैप्चे, बहुत से कैप्चे ऐसे दिखते होंगे जहाँ पर आपको पर्टिकुलर नंबर जो है समझने में थोड़ा सा समय लगता होगा कि लिखा क्या है, अल्फाबेट लिखा है कि नंबर लिखा है, दोनों कंबाइन करके लिख देते हैं। दोस्तों एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी की वजह से होता है। किसी भी नेटवर्क पर यदि ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, एक ऐसा पासवर्ड जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है और आमतौर पर बेतरकीब ढंग से इसे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया जाता है। क्या कहलाता है? कैप्चा। अगला देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका आधार है। अब देखिए, बाइनरी एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या होता है? 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, बाइनरी का जो आधार है वो होता है 2, डेसिमल का जो आधार है वो होता है 10, उसी प्रकार से ऑक्टल का जो आधार होता है वो होता है 8, और हेक्साडेसिमल का आधार क्या उतना होता है दोस्तों? 16। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1024 बाइट की संख्या किसे निरूपित करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, 1024 जो बाइट होते हैं
वो बराबर होते हैं 1 KB के। किसके दोस्तों? 1 KB के। 1 KB मतलब 1 किलोबाइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन है? मतलब हमें यहाँ पर पूछा है जो एक ऐसा बताना है जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पढ़ाया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है दोस्तों? फर्मवेयर। जैसे कि आपका डिजिटल वॉच कैसा है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। आपका मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। आपका लैपटॉप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। तो ये सभी क्या कहलाएंगे दोस्तों? फर्मवेयर। अगला देखिए, खालिस्तान उस हैकर के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है जो नुकसान पहुंचाने अथवा सूचना चुराने का इरादा रखता है। अब देखिए, हैकरों के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। हैकिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एथिकल और इनएथिकल। उसी प्रकार से हैकर भी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ये कौन सा हैकर है जो नुकसान पहुंचाने वाले और सूचना को चुराने वाले का इरादा रखता है। तो इन हैकरों को कहते हैं दोस्तों ब्लैक हैट हैकर। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लैक हैट हैकर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या फिर डिस्क ड्राइव? तो देखिए, डिस्क को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि CD और DVD प्लेयर में होता था। क्लियर है? CD और DVD जो है वो डिस्क ड्राइव के द्वारा पढ़ी जाती थी। अगला देखिए, उस टोपोलॉजी का नाम बताइए जिसमें नोड्स एक इंटरफेस की सहायता से एक केबल से जुड़े होते हैं, ठीक है। जिसमें सभी के सभी नोड्स जो हैं वो एक इंटरफेस की सहायता से एक केबल से जुड़े होते हैं। वह टोपोलॉजी होती है दोस्तों बस टोपोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, बस टोपोलॉजी मतलब क्या दोस्तों? कि यहाँ पर एक जो मेन केबल होती है जिसका नाम क्या होता है? बैकबोन केबल। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बस टोपोलॉजी में एक मेन केबल है, मुख्य केबल, उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे बैकबोन केबल, ठीक है। तो जितने भी कंप्यूटर है सभी बैकबोन केबल के द्वारा जुड़े होते हैं और जिन लाइन के थ्रू उनको कनेक्शन दिया जाता है उन्हें कहते हैं ड्रॉप लाइन। क्या बोलते हैं? ड्रॉप लाइन। और ये सभी नोड्स जो है एक इंटरफेस के जरिए एक लाइन से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, डेजी व्हील है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, इंकजेट और लेजर प्रिंटर ये तो क्या हो गया दोस्तों? नॉन इम्पैक्ट। परंतु डेजी व्हील जो है वह एक इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो प्रिंटिंग के दौरान नॉइस प्रोड्यूस करता है, तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? ठीक है, लॉजिकल त्रुटि की, सिंटैक्स की त्रुटियों की, लैंग्वेज त्रुटि की या फिर इमेज त्रुटियों की? तो फ्रेंड्स याद रखें कि कंपाइलर के द्वारा जो है सिंटैक्स एरर ढूंढी जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? जहां पर कंपाइलर दोस्तों क्या है? कंपाइलर आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि आपके सिंटैक्स एरर को पकड़ने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, यदि किसी प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर मतलब क्या, लिखने लिखावट के तौर तरीकों में यदि आपने कुछ गलती करी है तो वो क्या कहलाती है? सिंटैक्स एरर। तो वह कौन पकड़ता है दोस्तों? कंपाइलर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कैश मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? ठीक है, तो कैश मेमोरी सीपीयू और रैम, सीपीयू और रोम, रैम रोम या फिर सीपीयू और हार्ड डिस्क? तो फ्रेंड हम सभी को पता है कैश मेमोरी जो है वो रैम और सीपीयू के मध्य काम करती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और इसका काम क्या होता है? सीपीयू और रैम के मध्य, सीपीयू और रैम के मध्य के बीच के डिले टाइम को क्या करना? कम करना। ठीक है, इट रिड्यूस डिले टाइम बिटवीन रैम एंड सीपीयू। यह रैम और सीपीयू के बीच के मध्य के डिले टाइम को कम करती है ताकि प्रोग्राम जो है वो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो सके। चलिए अगला देखिए, ऐसा कौन सा वायरस है जो सेल्फ रिफ्लेक्ट होकर फाइल्स को इन्फेक्ट करता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ऐसा वायरस है पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए, नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना होगा। ठीक है, नए लोकेशन पर विद्यमान फाइल को मतलब जो पहले से ही एग्जिस्ट करती है फाइल, उसको आपको नई लोकेशन पर लेकर जाना है। तो उसके लिए कौन सी कमांड उपयोग हुई? सेव, सेव एंड रिप्लेस, सेव एज,
न्यू फाइल या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सेव एज का ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। कि कोई भी फाइल जो है पहले से ही आपके कंप्यूटर में, आपके पीसी में पहले से ही है, एग्जिस्ट करती है। यदि उसके आपको लोकेशन चेंज करना है, नाम चेंज करना है, उसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेव एज का ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। और किसका यूज़ करके दोस्तों, F12 की का यूज़ करके। F12 की का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, सेव एज का ऑप्शन को ला सकते हैं। F12 की के बहुत सारे उपयोग होते हैं दोस्तों। ब्राउजर में यदि आप F12 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाता है। उसी प्रकार से शिफ्ट प्लस F12 के द्वारा MS वर्ड में क्या होता है, डेटा सेव हो जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम को मशीन भाषा में एक बार में ट्रांसलेट करता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वह कहलाता है कंपाइलर। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर कंपाइलर दोस्तों क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? और सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब किसकी हेल्प करेगा, सिस्टम की। तो देखिए दोस्तों, ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं और एक साथ। तो यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, जो हमारा प्रोग्राम है वह एक सोर्स कोड है। कंपाइलर क्या करता है, इसको मशीन कोड में, मतलब बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। और दोस्तों पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है कौन, कंपाइलर। उसी प्रकार से जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ठीक है, दोनों काम एक ही करते हैं, परंतु एक करता है लाइन बाय लाइन और एक करता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ, वो जो हमसे यहाँ पर पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, यदि हमको इंटरनेट चलाना है तो हम किसी भी ब्राउजर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मतलब वेब ब्राउजर। आप सभी ने वेब ब्राउजर चलाए होंगे, जैसे कि ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। क्लियर है? तो ये सभी क्या है दोस्तों, आपके इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर है, जिनके जरिए आप इंटरनेट या हम लोग सभी इंटरनेट को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का एक भाग है? तो देखिए सिस्टम यूनिट का एक भाग क्या है, मॉनिटर है, सीपीयू है, सीडी रोम है या फिर प्रिंटर? तो फ्रेंड्स हम सभी को पता है सिस्टम यूनिट का एक भाग होता है सीपीयू। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहां पर सीपीयू का फुल फॉर्म दोस्तों क्या बनेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देखिए, नॉट गेट किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, नॉट गेट जो है वो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे क्योंकि टेक्निकल है। नॉट गेट जो है वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टरों के द्वारा जो मेमोरी बनती है वह कहलाती है SRAM। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पर दोस्तों SRAM का फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैटिक रैम। देखिए रैम जो है वह दो प्रकार की होती है, SRAM और DRAM। जहाँ पर SRAM का फुल फॉर्म स्टैटिक रैम और DRAM का फुल फॉर्म क्या बनता है दोस्तों, डायनेमिक रैम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेल में किस बटन के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? चार्ट विजार्ड से, पीवॉट टेबल से, पाई चार्ट से या फिर बार चार्ट से? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, MS एक्सेल में जो है आपके जो चार्ट आते हैं वो कहाँ से आते हैं, चार्ट विजार्ड के द्वारा आते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार का आपने फंक्शन देखा होगा, यह कहलाता है दोस्तों चार्ट विजार्ड, जिसमें अलग अलग प्रकार के आपको चार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, विश्वव्यापी वेब मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा है दूसरे स्थान वाली भाषा। देखिए दूसरे स्थान वाली भाषा यहाँ पर कौन सी है, फ्रांच, मतलब बोल सकते हैं फ्रेंच। ठीक है, पहली है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? अब देखिए दोस्तों, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और इसमें नंबर कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, 0 और 1। बस उसको यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, कौन से डिजिट में यहाँ पर आपको केवल 0 और 1 दिख रहे हैं, तो ऑप्शन बी में दिख रहे हैं। तो बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर बी क्या है, एक बाइनरी नंबर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट, पेरिफेरल डिवाइस, CPU या फिर कंप्यूटर के पीछे? देखिए फ्रेंड्स, एक्सपेंशन कार्ड में स्लॉट को इंसर्ट किया जाता है। किसे? स्लॉट को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक्सेल शीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए निम्न शॉर्टकट की में से किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+V का, Ctrl+F का, Alt+F का या फिर Ctrl+C का? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, किसी भी एक्सेल शीट में आपको कोई डेटा ढूंढना है तो उसके लिए Ctrl+F का प्रयोग
किया जाता है, जो कि फाइंड के लिए उपयोग होता है। क्लियर है। अगला देखिए, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है। क्या कहलाता है? यदि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पीसी में पहले से ही है, एग्जिस्ट करता है, यदि उसमें आप कुछ सुधार करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, तो वह चीज़ क्या कहलाती है? क्रिएटिंग कहलाती है, एडिटिंग कहलाती है, मॉडिफाइंग कहलाती है, या फिर एडजस्टिंग कहलाती है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यह चीज़ कहलाती है एडिटिंग। क्या कहलाता है? एडिटिंग। चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट के एड्रेस में क्या होता है? मतलब जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है, उसके डॉक्यूमेंट के एड्रेस में क्या होता है? कॉलम का नाम होता है, रो का नाम होता है, पहले रो का नाम होता है फिर कॉलम का नाम होता है, या फिर पहले कॉलम का नाम होता है और फिर रो का नाम होता है? देखिए दोस्तों, आपने एक्सेल की शीट देखी होगी, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इस प्रकार से आपको सेल दिखते होंगे जहाँ पर इंटरसेक्शन रहता है किसका? रो और कॉलम का। देखिए, कॉलम रहते हैं ऊपर साइड में ABC, और यहाँ पर रहते हैं रो, मतलब नंबरों के थ्रू बताई जाती है। अब यदि हम पहले सेल पर काम कर रहे हैं तो उस सेल का दोस्तों एड्रेस क्या होता है? A1। बोलिए, क्लियर है? हम यही बोलते हैं ना, एड्रेस कहाँ पर दिखता है? एड्रेस बार में, ठीक है, या नेम बॉक्स में। इसको दो प्रकार से बोलते हैं, नेम बॉक्स या फिर एड्रेस बार। तो देखिए, एड्रेस बार में हमको क्या दिखता है? A1। यदि उसके बाद वाले पर जाएंगे तो क्या दिखेगा? A2। यदि उसके बाद वाले पर जाएंगे तो क्या दिखेगा? A3। तो सीधी सी बात है, पहले क्या दिखता है दोस्तों? कॉलम का नाम, और फिर क्या दिखता है? रो का नाम। पहले दिखता है कॉलम और फिर दिखती है रो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? सही। अगला देखिए, कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है? मतलब कंप्यूटर जो है प्रोग्राम को किस प्रकार से रन करता है? तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है, पहला क्रम होगा यहाँ पर फैच, फिर होगा डिकोड और फिर होगा एग्जीक्यूट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रोग्राम को पहले फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा और फिर उसके बाद में क्या करेगा दोस्तों? एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा आपका? सही। अगला देखिए, खालिस्तान सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक डिस्क्रीट सेगमेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिस्क्रीट सेगमेंट मतलब क्या होता है? टूटा हुआ हिस्सा। क्लियर है? मान लीजिए कि एक 8 बिट का डेटा है 10101010। अब इसको मुझे भेजना है किसी नेटवर्क पर या दूसरी जगह पर, और दोनों नेटवर्क की स्पीड जो है वो अलग अलग है। तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर जो डेटा होगा वो ATM के थ्रू जाएगा, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड के जरिए जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? इसके पैकेट बना के भेजेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा डेटा भेजेंगे, और यहाँ पर आपको एरर ला के दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पर हमने नेटवर्किंग पूरा ये चीज़ पढ़ा है। तो दोस्तों, ये जो हिस्सा होता है जहाँ पर आप एरर लगा के भेजते हैं, या इसे बोलते हैं फ्रेम, तो इसके क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे ही बोलते हैं आपका डिस्क्रीट सेगमेंट, मतलब टूटा हुआ हिस्सा। और ये पूरा का पूरा दोस्तों क्या कहलाता है? पैकेट। क्या कहलाता है दोस्तों? पैकेट। जैसे कि आपको सीधी सी बात है, एक एग्जांपल समझ सकते हैं। यदि आपको कोई गिफ्ट अपने दोस्त को किसी दूसरी सिटी में भेजना हो, आप जिस सिटी में रह रहे हैं उसके बाहर भेजना हो, तो हम क्या करेंगे? गिफ्ट को लेते हैं, फिर उसके बाद उसको पैक कराते हैं ताकि सेफ्टी रहे, ठीक है, और उसको फिर भेजते हैं। तो गिफ्ट को पैक कराते हैं तो पैकेट बनता है। उसी प्रकार याद रखेंगे, यहाँ पर IT नेटवर्क पर बोल सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी में नेटवर्क में भेजे गए टुकड़ा किसका? डेटा का, या डिस्क्रीट सेगमेंट क्या कहलाता है? पैकेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ नेटवर्किंग में कि जितना भी डेटा रहता है वो अधिकतर पैकेट के फॉर्म में ही ट्रेवल करता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आस्की का पूर्ण रूप क्या है? अब आस्की का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए, आस्की का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन बी में। तो ये बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? ऑप्शन बी क्या है? सही। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, इसका बिट भी पूछ लिया जाता है कि आस्की कोड कितने बिट का होता है? तो दोस्तों, आस्की कोड 8 बिट का कोड होता है। कितने बिट का? 8 बिट का। और इसके थ्रू दोस्तों आपके जो QWERTY कीबोर्ड होते हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग जो आज की तारीख में कीबोर्ड यूज करते हैं, वो कौन सा कीबोर्ड है? मोबाइल में QWERTY कीबोर्ड होता है। क्लियर है? QWERTY कीबोर्ड में देखिए, आपने देखा होगा ऐसी पहली लाइन में लिखा रहता है Q, फिर W, फिर E, R, T, Y, U, I, O, P। इस प्रकार से जो पहली लाइन रहती है वो हमारी बनी रहती है। देखिए, इसको इतना इतना पढ़ते हैं QWERTY, है ना, इसलिए क्या बोलते हैं दोस्तों? QWERTY कीबोर्ड। जिन लाइनों का, या बोल सकते हैं जिन अल्फाबेट का हमें ज़्यादा यूज होता है वो बीच वाली लाइन में रहते हैं, उससे बाद ऊपर वाली लाइन रहते हैं, और उससे कम फिर सबसे नीचे वाले में रहते हैं। तो ये जो बनते हैं कीबोर्ड वो किस प्रकार बनते हैं? आस्की कोड के द्वारा बनते हैं।
क्लियर है? चलिए, और 8 बिट का ये कोड होता है। अगला देखिए, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? तो देखिए मॉडेम जो है वह इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा हमारा सही। देखिए मॉडेम जो है वो इनपुट आउटपुट दोनों उपकरण है जो कि मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट दोनों करता है। क्लियर है? मतलब क्या है, एनालॉग सिग्नल को भेजता है और दूसरे एंड पर यदि आपका मॉडेम लगा हुआ है तो उसी एनालॉग सिग्नल को वह लेकर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसे आप समझ सकते हैं आपके घर पे लगे हुए सेट टॉप बॉक्स को समझकर। ठीक है, सेट टॉप बॉक्स का जो बॉक्स लगा है वो भी क्या है, एक प्रकार का मॉडेम है। यदि आपके घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है तो आपके घर पे भी क्या लगा होगा, इस प्रकार का मॉडेम, जो कि सिग्नल को रिसीव करता है और उसको ट्रांसमिट भी करता है। तो इनपुट आउटपुट दोनों उपकरण होता है। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क कहते हैं, स्कैनर कहते हैं, रोम कहते हैं या फिर सर्किट बोर्ड। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसे कहते हैं सर्किट बोर्ड। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको इस प्रकार का पीसीबी देखने को मिल जाता है जिसे कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित प्रोसेस पैकेज है, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है या फिर डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज होता है ये। क्लियर है? MS एक्सेल हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और अब आपको याद हो गया होगा। कोई भी आपसे पूछे MS एक्सेल क्या है, तो MS एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। क्या होता है दोस्तों? स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जहां पर MS एक्सेल के पेज को क्या बोलते हैं? शीट बोला जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के रूप में माना जाता है या फिर जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, 3 फिंगर सैल्यूट किसे कहते हैं? कंट्रोल अल्ट और डिलीट को। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? 3 फिंगर सैल्यूट वाली की कौन सी होती है? कंट्रोल अल्ट डिलीट, जिसके द्वारा दोस्तों टास्क बार भी ओपन हो जाता है। अगला देखिए, एक कार्य को रद्द कर फिर से पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि जो भी आपने कार्य किया है उसको रद्द करना है और फिर से पूर्व स्थिति पर आना है। तो दोस्तों वह क्या होता है? सीधी सी बात है, वह होता है अनडू। मतलब जो भी आपने काम किया है, मतलब डू मतलब करना, और यदि आपने वो गलती से कर दिया है काम और उसको आप गलती को छुपाना है तो आप क्या करते हैं? अनडू करते हैं। ठीक है, और अनडू किसके द्वारा होता है दोस्तों? Ctrl+Z के द्वारा होता है। याद रखेंगे, ये शॉर्टकट की बहुत बार पूछी गई है। अनडू किसके द्वारा? Ctrl+Z। और इसी प्रकार से रीडू होता है, मतलब किए गए कार्य को यदि छुपा देते हैं, यदि वापस उसी कार्य पर आना है तो रीडू के लिए क्या यूज करते हैं? Ctrl+Y। बाकी अभी यहाँ पर हमारा आंसर क्या है दोस्तों? Ctrl+Z। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एसोसिएट मेमोरी को क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं या फिर मेन मेमोरी? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, IT में एसोसिएट मेमोरी को कहते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आजकल हम यही यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है ना, भीम UPI यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन सभी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, मतलब IMPS। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रोग्राम में एरर कहलाती है। अब देखिए, कोई भी आपने यदि प्रोग्राम बनाया है, जैसे कि C का प्रोग्राम बनाया है या फिर C++ का प्रोग्राम बनाया है, तो उसमें जो भी एरर आती है वह क्या कहलाती है दोस्तों? बग कहलाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रोग्राम में एरर क्या कहलाता है दोस्तों? बग। और यदि आप उस एरर को हटा रहे हैं तो रिमूवल ऑफ एरर क्या कहलाता है दोस्तों? डीबग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? डीबग या फिर डीबगिंग। चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए ज्यादातर यूजर किसका उपयोग करते हैं? टर्मिनल का, नोड का, डेस्कटॉप का या फिर हैंड हेल्ड का? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए ज़्यादातर जो यूज़र है वो टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? टर्मिनल का। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? सही। अगला देखिए, निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। दोस्तों DBMS का फुल फॉर्म मतलब क्या? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है? याद रखेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? MS एक्सेस है, पावर पॉइंट है, SQL है या फिर एक्सेल है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर DBMS जो है
वो प्योर फॉर्म में देखा जाए तो एसक्यूएल कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा दोस्तों? एसक्यूएल को, जहां पर एसक्यूएल बिलोंग करेगा किसे? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, या फिर इसका अब नया नाम हो गया है सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। अगला देखिए 1001 जो 4 बिट की एक श्रेणी है, जो 4 बिट की श्रेणी है, क्या कहलाती है? वाइट, निबल, बिट या फिर इनपुट। तो फ्रेंड्स हम सभी ने पढ़ा है कि एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। और यहाँ पर हमें जो 4 बिट दिए हैं तो 4 बिट बराबर किसके हो जाएंगे? एक निबल के। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रथम नेटवर्क कनेक्शन किसे माना जाता है? आईनेट को, अर्पानेट को, वीनेट को या फिर इंटरनेट को? तो फ्रेंड्स विश्व का प्रथम जो नेटवर्क है उसे माना जाता है अर्पानेट को। किसे माना जाता है दोस्तों? अर्पानेट को। और दोस्तों अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, जहां पर एडवांस मतलब ए वाला हो गया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और एनईटी का फुल फॉर्म बनता है यहाँ पर नेटवर्क। और यह जो नेटवर्क है दोस्तों वह यूएस डीओडी के द्वारा बनाया गया था, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। क्लियर है? और दोस्तों यह जो नेटवर्क है इस पर हमला किया था किसने? क्रीपर वायरस ने। सबसे पहले हमला किसने किया था? वायरस क्रीपर ने। और जो वायरस क्रीपर है वह दुनिया का पहला वायरस भी माना जाता है। क्लियर है? CREEPER। क्रीपर जो है वायरस, जो दुनिया का पहला वायरस माना जाता है, जिसने हमला किस पे किया था? अर्पानेट पर। क्लियर? चलिए अगला देखिए, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए लेंस एक कॉर्पोरेट के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, किसमें? लेन में, डेन में, वेन में या फिर मेन में। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए लेंस को एक कॉर्पोरेट उपयोग में कनेक्ट किया जा सकते हैं। किसके द्वारा? डेन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? सही। तो जहां पर दोस्तों डेन का फुल फॉर्म क्या बनता है? डेस्क एरिया नेटवर्क। क्लियर है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, डेस्क एरिया नेटवर्क। जहां पर आप अलग अलग प्रकार के जितने भी आपके सर्वर होते हैं उनके लेंस को क्या कर सकते हो? आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। किसके जरिए? डेन के जरिए। बाकी आप तो जानते ही हैं, लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वेन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, और मेन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में कौन सा लिस्टेड है? यहाँ पर बताना है सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे पर जाना है। क्लियर है? बड़े से किस पर जाना है? छोटे पर। चलो यहाँ पर देखते हैं टीबी, केबी, जीबी। तो देखिए केबी जो है वो छोटा होता है जीबी से, तो पहला वाला गलत हो गया। अगला देखिए जीबी, टीबी। टीबी बड़ा होता है किससे? जीबी से, ये भी गलत हो गया। अगला देखिए टीबी, फिर टीबी से छोटा जीबी, फिर जीबी से छोटा एमबी, और एमबी से छोटा केबी। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? सबसे पहले आएगा टेराबाइट, फिर आएगा गीगाबाइट, फिर आएगा मेगाबाइट, और फिर आएगा किलोबाइट। जहाँ पर टीबी मतलब होगा दोस्तों 10 की घात 12, जीबी मतलब होगा 10 की घात 9, एमबी मतलब होगा 10 की घात 6, और केबी मतलब होगा 10 की घात 3। क्लियर है? तो याद रखेंगे, इनके फुल फॉर्म और इनके पावर भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, आइए इन्हें भी देख लेते हैं। क्या बोला है? टोपोलॉजी मतलब खालिस्तान टोपोलॉजी में बहुत से सिस्टम एक केंद्रीय उपकरण हब से कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, हब से कनेक्ट कौन से होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर स्टार में होते हैं, बस में होते हैं, मैश में होते हैं या फिर रिंग में। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो बहुत से सिस्टम है वो केंद्रीय उपकरण हब से स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट होते हैं। किससे? स्टार टोपोलॉजी में। देखिए स्टार टोपोलॉजी यहाँ पर क्या बोलती है कि जितने भी सिस्टम है वो सभी एक हब से जुड़े होते हैं, जहाँ पर सिग्नल आते भी हैं और जाते भी हैं। क्लियर है? तो एक केंद्रीय मतलब सेंट्रल उपकरण कौन सा हो गया यहाँ पर? हब। और यह कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है दोस्तों? स्टार टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा कंपोनेंट मुख्यतः उत्तरदायी होता है? अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए जो है वो सीपीयू के अंतर्गत 3 भाग होते हैं। जैसे सीपीयू जो है वो आपका 3 हिस्सों में काम करता है। कौन कौन से? एएलयू, एमयू और सीयू। जहाँ पर जितने भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो किस पर होते हैं दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पर, मतलब एएलयू पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर सही क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ऑप्शन सी। क्लियर है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा कंपोनेंट मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जहाँ पर एमयू स्टैंड फॉर होता है मेमोरी यूनिट, और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहाँ तक थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन।
और यदि दोस्तों आपको कंसेप्ट, लॉजिक और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।